नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जब इंटरिम गवर्नमेंट बना रहे थे और इंटरिम गवर्नमेंट को संभालने के लिए उनको रखा गया था बांग्लादेश में, तो बहुत लोगों को मोहम्मद यूनुस से बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि जो उनकी प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो बहुत एजुकेटेड पर्सन है, वंडरफुल इकोनॉमिस्ट और तमाम ऐसे प्यारे प्यारे जो शब्द हैं वो उनकी प्रोफाइल में जुड़े हुए हैं। तो लोगों को उम्मीदें भी उस प्रकार की थी कि काफ़ी एजुकेटेड हैं, जब वो आएंगे और सरकार इंटरिम गवर्नमेंट को संभालेंगे तो पूरी तरीके से जो वायलेंस है ये रुक जाएगा बांग्लादेश के अंदर में। लेकिन होता कुछ नहीं है, मोहम्मद यूनुस आते हैं और ये वायलेंस अभी भी आज तक भी चल रहा है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की खबर है जहां पर एक हिंदू स्टूडेंट को, एक लड़के को मार दिया गया, क्योंकि सिर्फ इस बात पे क्योंकि उनको शक था कि ये ब्लास्फेमी कर रहा है, मतलब इस्लाम के खिलाफ में कुछ ऐसा बोला है। ये शक के बेसिस पर उसको मार दिया गया। एक गर्ल की बॉडी जो है वो इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के पास मिली है, उसको लेकर के सारी चीज़ें चली रही हैं। तो मतलब कुल मिला जुला करके कहना यह है कि जो वायलेंस जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से चल रहा है, और ख़ास तौर से अब जो ये वायलेंस की शक्ल है वो पूरी तरीके से बदल गई। पहले ये वायलेंस उन सबके खिलाफ था जो शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम्स हो, कोई भी हो। आपने कई सारे एग्जाम्पल्स भी देखे उसके, जैसे मुशर्रफ मुर्तज़ा का घर जला दिया गया और तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स देखे। लेकिन अब ये वायलेंस की शक्ल चेंज होकर के कॉम्युनल हो चुकी है, और अब स्पेसिफिकली हिंदूज़ को या हिंदू हाउसेस को या हिंदू टीचर्स को टारगेट करके उनको मारने की कोशिश या उनको मारा जा रहा है। तो अब यहाँ पर जब ये हिंदूज़ को स्पेसिफिकली टारगेट बांग्लादेश में किया जा रहा है तो मोहम्मद यूनुस की सरकार के ऊपर प्रेशर डाला गया इंडिया द्वारा, और इंडिया के कई सारे ऑफिशियल्स जैसे एस जयशंकर साहब भी बोल चुके हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला कि जो ये हिंदूज़ के खिलाफ एट्रॉसिटीज़ बांग्लादेश में हो रही है आपको उनको रोकना चाहिए और आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए उसके खिलाफ। तो अब उसी चीज़ को मोहम्मद यूनुस बार बार बोलते रहे कि हाँ हमने बहुत कोशिश की है, हम पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ों को रोकने के लिए तमाम, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। तो मतलब करनी और कथनी में बहुत फ़र्क होता है। तो इसके बाद जब ऐसी सिचुएशन हो चुकी है बांग्लादेश के ऑलरेडी और सबको दिख रहा है कि मतलब पूरा बांग्लादेश में क्योस मच चुका है, तो अब लोगों ने बांग्लादेश को नेक्स्ट अफगानिस्तान बुलाना शुरू कर दिया है, और कई लोगों ने बांग्लादेश को नेक्स्ट पाकिस्तान बुलाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा पॉज लेकर के एक बार ये सोचना कि क्या बांग्लादेश नेक्स्ट अफगानिस्तान है या नेक्स्ट पाकिस्तान है। मेरे हिसाब से बांग्लादेश को मैं पाकिस्तान की कैटेगरी में ज़्यादा रखूँगा, बिकॉज वहाँ पर भी सेम इसी तरीके की चीज़ें होती हैं, जहाँ पर एक अपर स्ट्रैटा है जो कि बहुत आराम से बैठ करके पूरी लाइफ एंजॉय करता है और नीचे के लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो ठीक वैसा ही कुछ बांग्लादेश का सिचुएशन अभी हो चुका है, और माइनॉरिटीज़ की जो स्थिति है उसको देखते हुए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ज़्यादा जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ ज़्यादा अत्याचार होता है पाकिस्तान के अंदर में, तो वो अब बांग्लादेश में होने लगा है। तो अब उसी चीज़ का जवाब देते हुए मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि इंडिया को बांग्लादेश के साथ एक अच्छा रिलेशन स्थापित करते के लिए देखना चाहिए। और जो ये एक प्रोपेगेंडा चला रहा है इंडिया, उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को बोला कि इंडिया एक प्रोपेगेंडा चला रहा है कि बांग्लादेश नेक्स्ट अफगानिस्तान या नेक्स्ट पाकिस्तान बन जाएगा। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है। बांग्लादेश कभी नेक्स्ट अफगानिस्तान या पाकिस्तान नहीं बन सकता है। बट आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से जो आर्टिकल्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा, शायद बांग्लादेश ऑलरेडी एक नया पाकिस्तान, एक मिनी पाकिस्तान बन चुका है या एक मिनी अफगानिस्तान बन चुका है, और बिल्कुल तालिबानाइज्ड जो अफगानिस्तान हम देखते हैं आज की शक्ल में वो बन चुका। बल्कि तालिबान को मैं कहूँगा वो थोड़े से बेटर हैं इस कई मामलों में कि वो इररेलेवेंट वायलेंस को नहीं जन्म देते, या वो ज़बरदस्ती का वायलेंस नहीं हो सकता। वहाँ पर एक कंट्रोल्ड वायलेंस है जो कि गवर्नमेंट करवा रही है। यहाँ पर कोई भी वायलेंस कर रहा है बांग्लादेश के अंदर में, तो मतलब गवर्नमेंट के हाथ से निकल चुकी हैं चीज़ें। तो वो अब बांग्लादेश में आपको उसकी तस्वीरें देखने को लगातार मिल रही हैं। उसके बाद ये तो उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान या पाकिस्तान नहीं बनेगा। उसके आगे उन्होंने शेख हसीना के ऊपर बहुत सीधी तौर पर वार किया और कहा कि जो शेख हसीना इंडिया में बैठ करके, जो इंडिया में शरण लेकर के एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रही हैं, तो उनको चुपचाप रहना चाहिए। बाकायदे उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया कि दैट शी शुड रिमेन साइलेंट, क्योंकि जो उनका बोलना है वो ना ही भारत के लिए अच्छा है और ना ही बांग्लादेश के लिए अच्छा है। अब इस तरीके के शब्द उन्होंने क्यों इस्तेमाल किए हैं? बिकॉज शेख हसीना जी ने अभी रिसेंटली ही कई सारे बयान दिए और कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बताई कि भाई इसमें जमात का इन्वॉल्वमेंट है, जमात को पाकिस्तान का सपोर्ट है, यूएस का इन्वॉल्वमेंट है, यूएस अपना एक बेस चाहता है वहाँ पर, और ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर इंडिया में बोली हैं। और उसके बाद कई सारा इंटरनेशनली बहुत क्रिटिसाइज और कंडेम किया गया है बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट
को कि वो इस सारी चीज़ों को और इस वायलेंस को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम हो रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने आगे इस चीज़ को बोला है कि जितना ये वायलेंस हो रहा है बांग्लादेश, देखो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि देखो वायलेंस तो हो रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि वो डिनाई कर भी नहीं सकते हैं। सारे वायलेंस की ना बाकायदे वीडियोस हैं जो टेलीग्राम पे फ्लोट कर रही हैं लगातार। तो उन्होंने कहा देखो ये जो वायलेंस हो रहा है बांग्लादेश के अंदर में, ये कम्युनल वायलेंस नहीं है, ये पॉलिटिकल वायलेंस है। अब आपको ये सुनकर ही हंसी आ रही होगी कि अरे जनाब, ये जो पॉलिटिकल वायलेंस भी है अगर, तो ये कम्युनल ग्राउंड्स पर ही रहा है ना। चलो आप मान लेते हैं कि ये पॉलिटिकल वायलेंस है, लेकिन ये हो तो कम्युनल ग्राउंड्स पर ही रहा है। अगर ये कम्युनल ग्राउंड्स पर नहीं हो रहा होता तो फिर स्पेसिफिकली हिंदूज़ को ही टारगेट क्यों किया जा रहा होता, या हिंदू फैमिलीज़ के घरों को ही आग क्यों लगाई जा रही होती, या जो हिंदू लड़का अभी मरा सिर्फ उसको ही टारगेट क्यों किया जाता ज़बरदस्ती का। तो इस तरीके की चीज़ें सामने नहीं आती है, तो सबके साथ होता, समान व्यवहार होता, या जिसकी भी एलिजियंस थी शेख हसीना की गवर्नमेंट के साथ उन सबके साथ ही में होता। कई सारे आर्मी के जो ऑफिशियल्स थे वो भी शेख हसीना के साथ मिले हुए थे या उनके साथ मिल करके काम कर रहे थे, तो वो वायलेंस तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ कोई वायलेंस नहीं हुआ। और अब जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं जो अलग अलग अपने प्रोफेशंस में हैं, उनके एक डॉक्टर के साथ वायलेंस हुआ, फिर टीचर्स के साथ लगातार वायलेंस की तस्वीरें आई। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये कम्युनल ग्राउंड पर हो रहा है। तो ये बात उनको समझ में ही नहीं आ रही है और इसीलिए वो ऐसे स्टेटमेंट्स इंडिया के खिलाफ में दे रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक फेक न्यूज़ प्रोपोगेट कर रही है। और हमने हमेशा से इंडिया से कहा है, हमने ये कभी नहीं कहा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस वायलेंस को रोकने के लिए। हमने कहा है कि ये वायलेंस हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। अब वो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि शेख हसीना के स्टेटमेंट देने से उनको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सिंपल सी है, शेख हसीना वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं और उनको पता है कि ये प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ था, इसको फ्यूल इन कौन से कर रहे थे, इसको फाइनेंस कौन कर, मतलब इसको फंड कौन कर रहा था। और वही चीज़ें वो आकर के सामने कैमरे पर बोल रही हैं और वो चीज़ें सही भी निकल रही हैं। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि देखो ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ है ना, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। तो सबने हल्ला किया, अरे नहीं नहीं, कोई पाकिस्तान का हाथ नहीं है, ये तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। अच्छा, इंडिया में भी एक तबका है जो ये बात कह रहा था कि नहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। उसके बाद हुआ क्या, स्टूडेंट प्रोटेस्ट से सरकार गिर गई, चलो गिर गई, शेख हसीना भारत आ गई। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तस्वीरें आती हैं जहाँ पर पाकिस्तान हाई कमिश्नर और मोहम्मद यूनुस खड़े होकर के साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं, लगातार आवागमन होता है, लगातार डीप टॉक्स चल रही हैं, कई घंटों तक बातचीत चल रही है। और बाकायदे ये सारी तस्वीरें आप ट्विटर पर देख लेना जा करके, एक बार मोहम्मद यूनुस का अकाउंट आप ट्विटर पर चेक कर लीजिएगा, या बांग्लादेश के किसी भी अभी रिसेंट ऑफिशियल्स जो हैं इस इंटरिम गवर्नमेंट के, उनकी प्रोफाइल आप चेक कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट था और कितना ये पाकिस्तानी बैक्ड प्रोटेस्ट था। तो वो तस्वीरें तुरंत ही खुल चुकी हैं, एक महीने के अंदर में ही। तो यही चीज़ से उनको प्रॉब्लम हो रही है और इसीलिए वो कह रही हैं कि उनको, इसीलिए वो कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस कि शेख हसीना को वहाँ बैठ करके ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। और उनको कह रहे हैं कि आप चुप हो जाइए, क्योंकि अगर आप चुप रहती, और बताइए उनको धमकी दी जा रही है यहाँ पर कि अगर आप चुप रहती ना तो आपने जितने यहाँ क्राइम किए हैं उनको हम भूल भी जाते और हम आपको वहाँ पर छोड़ देते। लेकिन अब क्योंकि आप लगातार ऐसे स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, इसलिए अब हम क्या करेंगे कि हम आपको एक्स्ट्राडाइट कराने की बात शुरू करेंगे। और जब तक आप बांग्लादेश वापस नहीं आ जाती हैं और आपके ऊपर यहाँ पर केस नहीं चलाया जाता है, तब तक बांग्लादेश के लोग शांत नहीं बैठेंगे। मतलब एक धमकी है ये, बाकायदे खुले आम इंडिया को धमकी क्या है कि अगर आपने बांग्लादेश में, मतलब ये शेख हसीना को बांग्लादेश वापस नहीं भेजा, एक्स्ट्राडाइट नहीं किया, तो यहाँ पर जो वायलेंस चल रहा है ये होते रहेगा। मतलब बांग्लादेश के लोग जो हैं वो शांत नहीं बैठने वाले हैं। तो आपको शेख हसीना को यहाँ पर भेजना पड़ेगा, तब जा करके यहाँ के लोग शांत बैठेंगे। अच्छा जी, अब आप सोचिए, आपने अगर तस्वीरें देखी होंगी तो आपने देखा होगा किस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना ने जब 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ा, उसके बाद वायलेंस की जो तस्वीरें आई जहां पर उनका रेसिडेंस था, किस तरीके से पूरे घर को तहस नहस कर दिया। कई आपत्तिजनक चीज़ें जो किसी की पर्सनल वियरिंग की चीज़ें होती हैं उसको बाकायदे लहराया जा रहा था। ऐसी वीडियोस हैं सामने, मतलब किचन का बुरा हाल, पूरे बेडरूम में लड़के सोए हुए हैं, इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। और उसके बाद कई सारे बड़े बड़े जो शेख हसीना के पार्टी के लीडर्स थे उनको मार करके, जान से मार के, बाकायदे वीडियो पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उल्टा चौराहों पर लटका दिया गया था। इस तरीके की चीज़ें आ रही थी। तो जहाँ पर इतना भयंकर वायलेंस है, क्या वहाँ की जिम्मेदारी, मतलब शेख हसीना को अगर एक्स्ट्राडाइट करवाते हैं, वैसे तो इंडिया करेगा नहीं, लेकिन अगर हो जाता है ये अकॉर्डिंग टू मोहम्मद यूनुस, तो क्या उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी ले पाएंगे मोहम्मद यूनुस?
बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। जब उनसे वायलेंस जो अभी हिंदू माइनॉरिटीज़ पे हो रहा है वही नहीं संभल रहा है, तो शेख हसीना की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो कहाँ से ले पाएंगे। अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि उनसे वायलेंस ये संभल क्यों नहीं रहा है। वो पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, देखिए कोशिश तो वो पुरजोर कर रहे हैं, बिकॉज उनको भी सरकार चलानी, उनको पता है कि अगर ये वायलेंस चलता रहा तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन उनकी कोशिश से कुछ नहीं होने वाला है। अब आप उसको समझिएगा क्यों। अब ये प्रोटेस्ट खड़ा किसने किया था, ये प्रोटेस्ट अब तो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि जमात ने खड़ी की थी, और जमात ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के आड़ में अपने लीडर्स को लगा करके इस प्रोटेस्ट को बड़ा बनाया। आज की डेट में भी जमात जो है वो पूरी बांग्लादेश की इन नंबर्स सबसे बड़ी पार्टी है, और उसने मुंह देखने के लिए तो प्रोटेस्ट खड़ा नहीं किया था, या उसका एजेंडा सिर्फ इतना नहीं था कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर जाए। देखिए शेख हसीना ने जमात के ऊपर बैन लगा रखा था, और बैन लगाने का कारण था कि ये पाकिस्तानी बैक्ड ग्रुप है जो बांग्लादेश को, मतलब ये हमेशा से ये ग्रुप जो है ये चाहता नहीं था कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो, और इसीलिए सारे जो रिलीजियस, मोस्टली जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो इस ग्रुप का हिस्सा है, और दे आर ऑल मोटिवेटेड बाय पाकिस्तानी आइडियोलॉजी। तो पाकिस्तान हमेशा से फंड करता है और इनको सपोर्ट करता है। अब शेख हसीना जो हैं उन्होंने इसके ऊपर बैन लगाया था, तो पहला एजेंडा था कि बैन हटवाना है, उसके लिए शेख हसीना की सरकार गिरवाना है, तो उसके लिए प्रोटेस्ट खड़ा किया इन्होंने। अब शेख हसीना की सरकार गिर गई, बैन भी हटा दिया मोहम्मद यूनुस ने। अब ये चुप थोड़ी बैठेंगे, तो ये अब अपने पावर को एग्जर्ट करना चाहते हैं, यानी कि सरकार में आना चाहते हैं। तो मोहम्मद यूनुस जो सोच रहे हैं उतनी चीज़ें आसान नहीं हैं। तो ये जो आर्टिकल छपा हुआ है ना कि द जमात जीनी इज आउट ऑफ द बॉटल, ये बिल्कुल सही आर्टिकल छपा हुआ है। नाउ दे आर रियली आउट ऑफ द बॉटल, एंड अब आपके संभाले नहीं संभलेंगे। ये पूरी बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट है इनके पास ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस ग्राउंड, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्युनल ग्राउंड्स, और ये वायलेंस जमात बैक्ड वायलेंस है, और ये लगातार चलते रहेंगे और आप इनको नहीं रोक पाओगे। इसीलिए आपको बांग्लादेश में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। हालांकि मैं पहले बता दूं, इस तस्वीर की जो पुष्टि है वो बांग्लादेश की सरकार ने नहीं की है, लेकिन ट्विटर पर यह तस्वीर आई जहां पर एक व्यक्ति इधर बांग्लादेश का फ्लैग पकड़ा है और दूसरी तरफ आईसिस का फ्लैग पकड़ा हुआ है, और ये तस्वीर जब सामने आती है तो बहुत ज़्यादा इसको कंडेम किया जाता है। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि ये मॉफ्ड फोटो है और ये बांग्लादेश की फ़ोटो है ही नहीं, ये कहीं और की फ़ोटो है, और कोई भी बांग्लादेश का फ्लैग लेकर के एक साथ आईसिस का फ्लैग ले लेगा तो हम ये थोड़ी मान लेंगे कि बांग्लादेश में ही हो रहा है। दूसरी तरफ द हिंदू जैसे रेप्यूटेड अखबार ने यह छापा है कि भाई बांग्लादेश में अभी तक, तब से अभी तक, जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, 200 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं सिर्फ हिंदूज़ को, जहां पर माइनॉरिटीज़ को जहां पर अटैक किया गया है। तो ये जो घटना हो रही है इसको, खैर मोहम्मद यूनुस इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, तो आप समझ सकते हो किस तरीके के हालात बांग्लादेश में चल रहे हैं। तो ऑलरेडी बांग्लादेश अफगानिस्तान या पाकिस्तान, जो आपको पकड़ना है पकड़ लो, बन चुका है, उसमें कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली 4-5 दिनों पहले की ये खबर है, जहाँ पर जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जो हिंदू टीचर्स हैं बांग्लादेश में जो अभी तक बहुत सेफ थी, कम से कम अराउंड 50 टीचर्स को फोर्स किया गया अपनी जॉब से रिजाइन करने के लिए, और वो टीचर्स जो हैं उनके खिलाफ कई केसेस में वायलेंस भी हुआ। कई सारे क्रिश्चियन जो टीचर्स हैं उनके खिलाफ भी वायलेंस हुआ बांग्लादेश में, और उसके खिलाफ शेख हसीना के जाने के बाद उनके खिलाफ जो ये वायलेंस हुआ है, मोहम्मद यूनुस की सरकार ने एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया, ना ही कोई स्टेप लिया इसके खिलाफ। जो वायलेंस करने वाले लोग थे ना ही उनके खिलाफ कोई स्टेप लिया गया। तो अब यहाँ पर एक बात तो साफ है कि मोहम्मद यूनुस के हाथ से जो बांग्लादेश की सत्ता है वो ऑलरेडी निकल चुकी है, और इट्स टू लेट फॉर हिम नाउ, और अब उनसे वो संभाले भी नहीं संभल रहा है, क्योंकि उन्होंने जमात के ऊपर से अब बैन हटा दिया है। तो जमात और बीएनपी यानी कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, ये दोनों, दे बोथ आर लुकिंग फॉर देयर पावर इन बांग्लादेश। तो वो वैसे भी मोहम्मद यूनुस की सरकार को ज़्यादा देर चलने नहीं देने वाले। वो तो सिर्फ एक तस्वीर की तरह उनको खड़ा किया गया था दुनिया के सामने ये दिखाने के लिए कि भाई ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही था, और एक बड़े एजुकेटेड और बड़े इकोनॉमिस्ट आदमी को हम ला करके अपना हेड बना रहे हैं, तो सब कुछ बढ़िया है बांग्लादेश में, और एक बहुत अग्रेसर लीडर थी शेख हसीना, उनको हमने हटा दिया है। ये एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, तो वो इमेज क्रिएट हो चुकी है। और आप देखिए, अब बांग्लादेश को कवर करना भी वेस्टर्न मीडिया ने छोड़ दिया, क्योंकि उनका काम हो चुका है। जो उनको करना था वो उन्होंने कर लिया बांग्लादेश में, इसलिए अब उसको कवर करना बंद कर दिया है। तो अब ये सारी वायलेंस की जो घटनाएं हैं वो बांग्लादेश में खुले आम की जा रही हैं, और मोहम्मद यूनुस की सरकार उसको रोकने में नाकाम है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अभी रिसेंटली
5 सितंबर को टीचर्स डे था और टीचर्स डे के उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लॉन्च किया था, जहां पर अनअकैडमी अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में आपको 50% तक का डिस्काउंट दे रहा था। तो अनअकैडमी का जो यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन है, अब आप उसको सिर्फ और सिर्फ 24,999 में अवेल कर सकते हो। दैट मीन्स इस कोर्स फीस में, इस मिनिमल से प्राइस में आपको अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। और उसके साथ साथ में अनअकैडमी के जो कोर्सेज़ के स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे 1-to-1 मेंटोरशिप, स्पेसिफिक डाउट सेशंस, आपके साथ जो टीचर्स का इंटरेक्शन है वो, जो ग्रेट क्वालिटी अनअकैडमी की वो, कोर्सेज़ में लेक्चर्स के साथ में PDF, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिलेंगी। प्लस इसके साथ साथ में ये अपने आप में कंप्लीट कोर्स है, मतलब GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको 24,999 में ही मिलेगा। तो अगर आप इस मिनिमल से प्राइस में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं यूपीएससी सीएससी का, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आया है उस पर आप क्लिक करके APYT10 लिखिएगा, तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे कोर्स अवेल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।